आप चूंकि एचआर एक्सपर्ट भी हैं, आप कंसल्टेंसी भी फराहम करते हैं, तो जरा बताइए कि एक नौजवान जो पास आउट होगा और नौकरी के लिए जाना चाह रहा है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो आपकी रिज्यूमे राइटिंग का आता है। सही है। प्रॉपर अगर आपका रिज्यूमे बना हुआ है और अगर आपको पता है कि हमें हंटिंग कैसे करनी है जॉब की, तो अपनी जॉब्स वो आराम से ले सकते हैं। मतलब हमारे एक आम परसेप्शन ये है, एक फ्रेश स्टूडेंट है, अगर उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की अच्छी स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसमें उसने पास आउट किया है, तो उसके मुकाबले में एक ऐसे स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है जिसका यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी होती है। क्या इस मिथ में कोई सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। फास्ट यूनिवर्सिटी और कॉमसाइड की, और अगर हम मैनेजमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो मल्टीपल एड्स के अंदर आप कोई भी जंग न्यूज़पेपर या डॉन न्यूज़पेपर देखेंगे तो मल्टीपल एड्स के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ होता है यूनिवर्सिटीज के नाम। जो नौजवान बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी ज्यादा हाई इन डिमांड? जैसे मैंने सुना है यूके में जो है वो मेडिकल वाली जो स्किल है वो हाई इन डिमांड, नर्सिस वाली जो स्किल है वो हाई इन डिमांड है। इस तरह कौन सी स्किल्स हैं? क्योंकि आजकल तो हमारे हर दूसरा बंदा आईटी एक्सपर्ट है, ये भी याद रखिएगा। जिसका साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स या आर्ट से ताल्लुक है, उनकी अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं। तो इट मींस कि मैनेजमेंट वालों की इतनी ज्यादा नहीं है। जो यंगस्टर्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उन्हें किन ममालिक के लिए अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे वो उनके लिए जाना आसान है, और किन ममालिक में मुश्किल है? आप बोलते हैं मुझे सबसे तेजी से मेरा काम हो जाए, तो यूके का कंट्री है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए और आयरलैंड, ये 5 कंट्रीज है। ठीक है। ये 5 जो है आपके हैवी बजट कंट्रीज कहलाते हैं, या मैं इनको हाई बजटिंग कंट्रीज भी कहता हूँ। मीडियम बजट्स के अंदर आपके यूरोपियन कंट्रीज है सारे। अक्सर लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जो है वो सेटल होना चाहते हैं। आपके पास भी लोग आते होंगे, फैमिलियां आती होंगी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, ये मसला है, वो मसला है। बाहर जाने के लिए जो लोग ज़ाहिर विलिंग है उनको तो कोई रोक नहीं सकता। कौन से ममालिक लोग एक तो आपके पास आते हैं कि भाई यहाँ जाना है, दूसरा ये है कि आपके ख्याल में कौन से ममालिक जाया जा सकता है आसानी से? आज वो टाइम है प्रोफेशनल्स जिनके पास बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी की डिग्रीज, मेरे पास यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, इवन वीसीज, जब वो ये बात मुझसे आके कहते हैं कि आप हमें किसी भी कंट्री भेज दें, क्विक फॉरवर्डिंग ऑप्शन हो, मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान से एग्जिट ले लूं। आजकल हर दूसरा शख्स कहता फिर रहा है भाई ये यूएई का वीज़ा हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमारा वीज़ा कैसे लगेगा? लोग तो कहते फिर रहे हैं भाई किस तरीके से यूएई जाना है, दुबई तो घूमने भी नहीं जा सकते। मामला क्या हुआ ये? पिछले 6 महीने में मेरी कोई जो तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हमारे जो कराची में सीजी साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात रही, और सवाल मैंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे इसी तरह का सवाल किया कि ये किस तरह का मामला है। तो उन्होंने 2 चीज़ आइडेंटिफाई की जो मेरे लिए बड़ी अफसोस वाली बात, कि पाकिस्तान में अगेन जो 2 नंबरियां हैं। पहले 2 नंबरी क्या है वो आपने समझा होगा कि हमारे यहाँ लोग जो उम्र वीज़ा लगवा के या विजिटर वीज़ा लगवा के वहाँ पे भीख मांगते हैं। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन में जितनी 2 नंबरियां होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप CNN पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं नवाज़िश अली हूँ। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू है, और मौजू है यूथ का। और यूथ से मुंसलिक जब हम मौज़ूआत पे बात करते हैं तो सबसे अहम मसला होता है तालीम का। और तालीम के बारे में जब आप बात करते हैं तो ज़ाहिर डोमेस्टिक एजुकेशन और बाहर जाके पढ़ने का भी एक पाकिस्तान में बहुत अरसे से एक रुझान है। और हमने देखा है कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर जाके पढ़ें। फिर साथ साथ कुछ नौजवानों की ये सोच होती है कि वो मुल्क से बाहर जाकर अपने मुल्क की खिदमत करें, यानी अगर वो यहाँ से पढ़ते हैं तो वो बाहर जाएं और वहाँ पर काम करके ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा फिगर जो है पाकिस्तान में ज़र मुबादला का जो है वो बाहर से आता है। तो एक तो वो कैटेगरी, और कुछ लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, उनकी फैमिलियां हैं। तो ये सारे मौज़ूआत जो हैं ये कंसल्टेंसी के उसमें फ्रेटर्निटी में आते हैं। तो इस मौजू पर और नौजवानों की करियर काउंसलिंग के हवाले से जो मौजू है इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है शाहज़ेब रईस साहब को, और जो कि स्पार्क कंसल्टेंसी के जो है वो चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ वो एक अच्छे करियर काउंसलर हैं। पिछले 14-15 साल का उनका एक करियर है अपना, और वो नौजवानों को गाइड भी करते रहते। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आप आए, हमारे लिए भी एजाज़ की बात है आप तशरीफ़ लाए। और नौजवानों का ज़ाहिर है बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की में और मुस्तक़बिल में बहुत किरदार है। सबसे पहले ये बात बताइए कि आम तौर पे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पास आउट होते हैं
उसके बाद ज़ाहिर है उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो एजुकेशन हासिल की है उसके मुताबिक, डिग्री के मुताबिक हम कहीं जॉब अप्लाई करें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पास आउट होने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही होती, इसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि वो कुछ बुनियादी गलतियां कर रहे होते हैं, यानी कि वो जो अपनी सीवी जमा करा रहे होते हैं, उसमें जो अपना बायोडाटा दे रहे होते हैं, जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें गलती करते हैं। फिर वो कहीं पे आजकल ज़ाहिर आपको पता है प्रोफेशनल नेटवर्क से तो वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं होते, तो एचआर के एक्सपर्ट्स तो बहुत जो है वो छुरी कांटे लेके बैठे होते हैं। तो आप चूँकि एचआर एक्सपर्ट भी हैं, आप कंसल्टेंसी भी फराहम करते हैं, तो ज़रा बताइए कि एक नौजवान जो पास आउट होगा और नौकरी के लिए जाना चाह रहा है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पार्शियली दोनों साइड ऑफ स्टोरीज को देखना ज़रूरी होगा, इंडस्ट्री के बेसिस पे भी और एकेडेमिया के बेसिस पे भी। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इश्यूज स्टूडेंट्स के अंदर है तो वहाँ पर एकेडेमिया के अंदर भी इश्यूज हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी जहाँ से यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की है, डेफिनेटली उसकी वैल्यू को आपने समझना है। वैल्यू यूनिवर्सिटी की जो एक रैंकिंग होती है और यूनिवर्सिटीज़ के अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो स्पेशलिटी क्या है। जैसे अगर हम आईटी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, कॉमस्टेड यूनिवर्सिटी, इसकी एक अपनी रैंकिंग है। और अगर हम किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IBA, CBM, ज़ैबिस्ट, इस तरह के इंस्टीट्यूशन लम्स आ जाता है। तो एक तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी क्या है। क्योंकि देखिए, एक जो डॉक्टर होता है वो जब स्पेशलाइजेशन कर लेता है, अगर वो पीड्स का डॉक्टर बनता है और अगर आप उसको कोई ऑर्थोपेडिक का उसको एक आप मामला जो आप मतलब वो जितनी भी चीज़ें अगर आप चेक करवाने जाएंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, वो आपको उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते प्रॉपरली। तो इसलिए एक तो प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी की रिसर्च होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि जब यूनिवर्सिटी से बच्चा पास आउट होता है ना, तो कुछ मिस्टेक्स यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी होती हैं। वहाँ पर करियर फेयर्स प्रॉपर्ली बेसिस पे नहीं होते, इंडस्ट्री कनेक्शंस उनका इस तरह का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होता कि वो अपने स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर्ली अकोमोडेट करवा सके किसी इंडस्ट्री के अंदर। उनके प्रॉपर इंटर्नशिप्स का प्रोसीजर कहीं पर भी नहीं होता। फोकस ये होता है कि ढेर सारे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले लें। कमर्शियल बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटीज काम कर रही होती है, जिनके एडमिशन आ रहे होते हैं, और उसके बाद उनके 4 साल तक मुख्तलिफ सिर्फ क्लासेस हो रही होती हैं, कोई इंडस्ट्री सेशंस नहीं होते होंगे। तो जब तक आपको एक इंडस्ट्री नॉलेज नहीं पता चलेगी, आपके पॉडकास्ट से सिर्फ एक और बात हाईलाइट करूं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चर्स और प्रोफेसर्स होते हैं ना, उन्होंने PhD किया हुआ होता है, पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ होता है, रिसर्च वर्क किया हुआ होता है, लेकिन वो खुद भी कभी इंडस्ट्री नहीं गए होते। अब जब वो खुद भी कभी इंडस्ट्री नहीं गए तो बच्चे को इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस के बारे में क्या समझाएंगे? मतलब कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन रहा है जी, और वहां पर जो उसको पढ़ाने वाला है वो खुद किसी फैक्ट्री में उसने काम नहीं किया है, तो वो कैसे किसी स्टूडेंट को नॉलेज शेयर कर सकता है इंडस्ट्री के हवाले से? ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गैप इंडस्ट्री मतलब एकेडेमिया का भी है, सही है। और अगर हम बात करते हैं बच्चे के हवाले से, सही है, तो उसमें जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो आपकी रिज्यूमे राइटिंग का आता है। सही है। प्रॉपर अगर आपका रिज्यूमे बना हुआ है और अगर आपको पता है कि हमें हंटिंग कैसे करनी है जॉब की, और तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो नेटवर्किंग है आपकी। एक स्टूडेंट के पास 4 साल का जो टाइम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुख्तलिफ कंपनीज आ रही होती हैं, सेशंस भी करते हैं, जॉब फेयर्स भी हो रहे होते हैं। तो सिर्फ स्टूडेंट को ही देखना चाहिए था आपने 4 साल में कितना नेटवर्क बिल्डअप किया है। मुख्तलिफ जो सेशंस हुए पूरी कराची में, तो मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, पाकिस्तान में होते रहता है। आप सेशंस में जाएँ, अपना मेंटोरशिप को आप देखें, आप अपने मेंटोर्स बनाएं, आप अपने इंडस्ट्री को देखें कि उनके HR की प्लानिंग्स क्या हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जून में और दिसंबर में वेबसाइट्स के ऊपर जॉब्स लगी हुई होती हैं, इंटर्नशिप्स लगी हुई होती हैं, MTU प्रोग्राम्स होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम्स। तो उसमें एक तो प्रॉपर उनको पता होना चाहिए कि हंटिंग कहाँ पर किन वेबसाइट्स पे जाके होगी। दूसरी चीज़ ये रिज्यूमे को बेहतर अंदाजा बनाया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है नॉर्मली कि एक रात पहले जिस दिन हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू होता है, हम जाते हैं करीमाबाद और जाके मतलब 500 रुपीज़ देता है, हमारे रिज्यूमे बना दे। या हमने किसी अपने फ्रेंड को बोला आप हमें ईमेल कर दीजिए, एंड देन वो हमने अपना सिर्फ नाम एडिट किया, उसमें बाकी तमाम चीज़ें स्किल्स। अब आप मुझे बताएं कि एक स्किल्स आपकी और मेरी कैसे सेम हो सकती है? हमारी स्किल्स डिफरेंट है, हमारा नेचर डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है। हम लेकिन जो स्टूडेंट्स क्या कह रहे होते हैं कि हमने तो सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, सेम कोर्स है, सेम GPA है, तो एक ही तरह की CV बन जाएगी। तो वो और ऐसा होता है, ऐसा होता मेरा है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी। बिल्कुल। हम जब रिज्यूमे पेड भी जब बनाते हैं, तो जब भी हम अपने क्लाइंट्स को बात बताते हैं कि आपने अपने रिज्यूमेस को हर जॉब के लिए टेलर करना है आपने, क्योंकि जैसे आपकी वाटर बॉटल का एक कैप जो है वो हर आपके वाटर बॉटल में फिक्स नहीं हो सकता ना, इसी तरीके से आपका सेम रिज्यूम है किसी भी आपके अदर एम्प्लॉयर्स के ऊपर आपका अकोमोडेट हो ही नहीं सकता। आपने पहले उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़नी है, आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। जो लोग सोशल मीडिया को आज हैंडल करते हैं या SEO को हैंडल करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा
कि आजकल कीवर्ड का जमाना है। सही है। तो आप जिस इंडस्ट्री से भी हैं, आपने बात की इंजीनियर की, आपने बात की डॉक्टर की, आप उनके कीवर्ड्स निकालें, अपने रिज्यूमे पे प्रॉपर्ली प्लेस ऑन करें, एंड देन जब प्लेस ऑन करेंगे तो जब आपके रिज्यूमे अपलोड होगी कहीं पर, तो उसके पीछे एक ATS सिस्टम लगा हुआ है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। वो उसको पूरा फिल्टर आउट कर रहा है, जैसे SEO का पूरा सिस्टम है। गूगल पे कोई भी अच्छा। कीवर्ड लिखते हैं तो जो वेबसाइट्स टॉप पे रैंक करती हैं, जैसे जो भी कोई वेबसाइट जब कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट को विजिट करना चाह रहा है, टॉप इमिग्रेशन कंसल्टेंट द पाकिस्तान, तो मतलब जो भी टॉप 10 में आएगी तो उसका SEO बेहतर हुआ है। इसी तरीके से आपके रिज्यूमेज हैं, आप 500 जो एप्लीकेंट्स हैं उसमें अगर आपको सिलेक्ट होना है, फिल्टर आउट होना है, और आपको इंटरव्यू की अगर कॉल आए, तो आप समझेंगे एक तो कीवर्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके रिज्यूमे पे, और दूसरी बात है कि प्रॉपर्ली वो वर्ड डॉक्यूमेंट पे या PDF में होना चाहिए, वो JPG फॉर्म में नहीं होनी चाहिए आपका रिज्यूमे। सही है। और 2 पेजेस से ज्यादा पे रिज्यूमे और CV में डिफरेंस यही है जो हमारे यहाँ आम नौजवानों को भी नहीं पता होता। रिज्यूमे 2 पेजेस से फिक्स होती है, और 2 पेजेस से ज्यादा पे अगर आप जाते हैं तो वो CV कहलाती है, जो कि सिर्फ एकेडमिक लोगों को, जो कि प्रोफेसर्स हैं, उनको अलाउ होता है कि वो कोई आप जो अपना CV कहीं पर प्लेस ऑन करेंगे। वरना आपके पास आज 20 साल का भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो जब भी सिर्फ आपने रिज्यूमे ही प्लेस करना है, अपना पूरा 20 साल का करियर आपने 2 पेजेस में फिक्स करना है, और वही आपने अपलोड करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे वो, तो अपनी जॉब्स वो आराम से ले सकते हैं पाकिस्तान।